बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें जो पार्ट हैं उनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री या पावर जो है वो मैक्सिमम 2 होगी। z² - 6z + 2 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है। कंप्लीट स्क्वायर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जो पावर 2 वाला वेरिएबल है, z है, x है, y है, जो भी है, चेंज भी हो सकता है, वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। इससे पहले 9th-10th में आपने इसकी जगह x यूज़ किया हुआ होगा या y यूज़ किया होगा। तो अब z आ गया, तो z की पावर 2 या x² या y² उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। तो अगर z² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, y² का कोएफिशिएंट +1 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर की वो मुकम्मल हो गई है। अगर x², y², z² का कोएफिशिएंट जो है वो +1 के अलावा कोई और नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है, कोई नंबर ऐसा है कि जो साथ कोएफिशिएंट के तौर पे 1 से ग्रेटर है, 2 हो गया, 3 हो गया, या कोई नेगेटिव नंबर आ गया -2, -3, या कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि फ्रैक्शन में है जैसे 1/2 है या 1/3 है, तो फिर आपकी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले आपने z² का कोएफिशिएंट जो है उसको 1 बनाना है और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे z² कोएफिशिएंट 1 है, -6z है, +2 है, = 0। तो z² कोएफिशिएंट चूँकि 1 है तो ये पहला आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। दूसरी वैल्यू के लिए इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इक्वेशन के राइट पे आप शिफ्ट कर देंगे, यानी ये +2 इक्वेशन के राइट पे जाके -2 बन जाएगा। इसके बाद स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए 2 तरीके हैं, मैं दोनों यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आपको दोनों में से जो तरीका आसान लगे, जो मेथड आसान लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास लेफ्ट पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं, z² - 6z। आपके पास यूँ समझ लें कि लेफ्ट पे a² और -2ab टाइप टर्म मौजूद है और b² आपके पास मौजूद नहीं है। तो b² वाली टर्म आपने फाइंड करनी है कि कौन सी होगी और वो b² वाली टर्म आप ऐड करेंगे। वो इक्वेशन के लेफ्ट पे भी ऐड होगी, वो इक्वेशन के राइट पे भी ऐड होगी। तो अब z² आ गया, z²। उसके बाद -2ab के लिए आपके पास होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, 2 लगेगा इंटू फर्स्ट टर्म, वो z है, इंटू सेकेंड टर्म। अब आप देखें कि आपको यहाँ पे 2ab चाहिए होता है, तो 2 बाहर आ गया, साथ z, फर्स्ट टर्म z आ गई, सेकेंड टर्म क्या होगी, उसके लिए आप ऐसा करें कि 6 के फैक्टर्स बना लें। 6 चूँकि इवन नंबर है तो इवन नंबर में 2 लाजमी होगा, 2 इवन नंबर का फैक्टर जो है वो 2 लाजमी होता है, तो 6 को 2 पे डिवाइड कर दें। जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म है वो 3 है और इनको अगेन आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 और 4 z, तो ये -6z बन जाएगा। तो अब आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है कि a² - 2 इंटू a इंटू b, तो वो सेकंड टर्म जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो 3 है, या जो b है इस फार्मूले में वो 3 है, और प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के लेफ्ट पे आपने जो वैल्यू ऐड की उसको इक्वेशन के राइट पे भी आप ऐड करेंगे, यानी -2 के साथ भी आप ये 3² ऐड करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप इवन नंबर के फैक्टर्स बना लें, उसमें उसके साथ जो अगर नंबर जो है वो इवन नंबर है उसको 2 पे डिवाइड कर लें और वो 2 बाहर लिख लें, और जो उसका आंसर आ जाए या सेकंड फैक्टर आ जाए उसको आप सेकंड टर्म के तौर पे लिख लें। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपके पास ये जो 6z है ये कंप्लीटली जो है वो 2a और b इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 6z आया है। तो आप लिखें
आप यूँ समझ लें कि सेकंड टर्म आपके पास चूंकि अननोन है तो उसको आप स्टेरिक कह दें, अननोन टर्म को आप स्टेरिक कह दें। आप कह देंगे जी 2z और स्टेरिक ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हों तो तब आंसर क्या आता है 6z। तो मैंने 2z और स्टेरिक को किसके इक्वल कर दिया 6z के। अब मैंने जो अननोन टर्म या सेकंड टर्म फाइंड करनी है जिसको मैंने स्टेरिक कहा हुआ है उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि स्टेरिक के साथ जो 2z मल्टीप्लाई हो रहा है इसको 6z के ऊपर राइट साइड पे डिवाइड कर दूंगा। अब आपको क्लियरली देख सकते हैं कि z नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वन टाइम कैंसिल और 2 1 जा 2 3 जा, तो स्टेरिक या सेकंड टर्म या अननोन टर्म जो है वो क्या आ गई 3। तो एक आप इस मेथड से इसको सेकंड टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं और एक आप ये देख सकते हैं कि अगर वो नंबर इवन है, जैसे कि नंबर यहाँ पे 6 है, इवन है, तो फिर इवन के हिसाब से आप देखोगे कि इसको 6 को 2 पे डिवाइड कर दें तो सेकंड वैल्यू कौन सी आती है। तो 2 पे डिवाइड कर देंगे ये 2 फार्मूले वाला आ जाएगा और सेकंड वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है। तो सेकंड टर्म आपकी 3 और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो बी स्क्वायर या सेकंड टर्म का स्क्वायर है ये इक्वेशन के दोनों साइडों पे ऐड हो जाएगा, यानी लेफ्ट पे भी ऐड हो जाएगा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए और फिर इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के राइट पे भी ऐड करेंगे। तो ये 3 स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया। अब लेफ्ट पे मेरे पास वैल्यूज बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीन टर्म्स को मैं कंबाइन करूं तो वो मेरे पास आ जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर यानी z माइनस 3 होल स्क्वायर। इसके बाद राइट साइड में मेरे पास है -2 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 9 पॉजिटिव है, 9 के लेफ्ट पे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव है, 2 के लेफ्ट पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव है, तो 9 माइनस 2 आ गया 7। इसके बाद z माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। आपने चूंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका वेरिएबल यहाँ पे z है, आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। z माइनस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद इक्वल और साथ 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट 7 का नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, तो इसको एज इट इज रहने दें। तो अंडर रूट जब आप किसी वैल्यू को लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस साइन आ जाता है, तो प्लस माइनस आ जाएगा और 7 अंडर रूट एज इट इज। इसके बाद आपने z की वैल्यू निकालने के लिए ये जो -3 है इसको इक्वेशन के राइट पे शिफ्ट करना है। इस -3 को जब आप इक्वेशन के राइट पे शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा z इक्वल टू 3 पॉजिटिव और प्लस माइनस 7 अंडर रूट, और ये आपका z का आंसर है। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट या सेट ब्रैकेट और उसके बाद या सेट सिंबल कहते हैं इसको, और फिर 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। -1/2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इक्वल टू 0। देखें मैंने पहले पार्ट में भी आपको ये कहा था कि आपके पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपके पास वेरिएबल है विद पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट +1 हो। यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1/2 है। तो एक तो आपने इस नेगेटिव साइन को खत्म करना है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, दूसरा आपने इस 1/2 को खत्म करके इसकी जगह 1 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस -1/2 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय -2। इस पूरी इक्वेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी फर्स्ट टर्म -2 के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी -1/2 z स्क्वायर, फिर ये सेंटर में माइनस, फिर सेकंड टर्म 5z ये भी -2 से मल्टीप्लाई हो गई, फिर आगे दरम्यान में प्लस का साइन है प्लस लगाएं, फिर -2 के साथ थर्ड टर्म 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें, और राइट साइड पे अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भी या -2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 डिनोमिनेटर का 2 नोमिनेटर का ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 1 जार, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +1 z स्क्वायर या प्लस z स्क्वायर इसको लिख दें, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जार 10 और 7 z, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो ये है कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने +1 बनाना है। इसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि कांस्टेंट टर्म जो है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है उसको इक्वेशन के राइट पे शिफ्ट करना है। तो मैं इसको लिखता हूं z स्क्वायर प्लस 10z इक्वल टू 4, ये -4 राइट पे चला गया +4। अब लेफ्ट पे आपके पास जो दो टर्म्स हैं उसमें एक a स्क्वायर है एक +2ab है, और आपने b स्क्वायर को लेफ्ट पे ऐड करना है और उसी b स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के राइट पे भी ऐड करना है। अब ये b या सेकंड टर्म क्या है उसके लिए मैंने अभी आपको फर्स्ट टर्म में भी एक टिप दी है। मैंने कहा था कि अगर इवन नंबर है तो आपके लिए सेकंड टर्म बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे फिर इवन नंबर है 10
10 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, 10 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, यानी फॉर्मूले वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ए यानी फर्स्ट टर्म z और मल्टीप्लाई बाय बी, तो चूंकि 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आता है, इसलिए आपकी सेकंड टर्म जिसको आप b कहते हैं वो आपके पास 5 आ जाएगी। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन साथ फॉर्मूला या स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब जो भी आपने सेकंड टर्म फाइंड की है 5, आप उसका स्क्वायर इधर ऐड कर दें। इसी तरह इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 4 है, 4 के अंदर भी आप बी स्क्वायर या प्लस 5 स्क्वायर को शामिल कर देंगे। तो मेरे पास लेफ्ट पे ये 3 टर्म्स हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी z प्लस 5 होल स्क्वायर। राइट पे 4 है, प्लस है और 5 का स्क्वायर 25। अब लेफ्ट पे मेरे पास वैल्यू बनेगी z प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू राइट पे वैल्यू बनेगी 25 प्लस 4 29। अब मेरे पास z प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 29 है, और ये मैं z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये z प्लस 5 आ जाएगा इक्वल इधर 29 का रूट 29 की वैल्यू जो है उसको आप सॉल्व करें तो ये 5 पॉइंट समथिंग बनता है, लेकिन मैंने इसको डेसिमल में नहीं लिखना, इसको एज इट इज रहने दें, तो ये 29 अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन आ जाएगा। और आगे मेरे पास मैंने z की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस 5 को इक्वेशन के राइट पे ले जाएं, ये आके राइट पे आके -5 हो जाएगा, तो -5 प्लस -29 अंडर रूट, तो ये z की वैल्यू थी जो मैंने कैलकुलेट करनी है। इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सोल्यूशन सेट इक्वल टू सेट सिंबल या फ्लावर ब्रैकेट और अंदर -5 प्लस -29 अंडर रूट। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 के लिए मेरे पास वैल्यू है 4z स्क्वायर प्लस 5z इक्वल टू 14। मेरे पास सबसे पहला काम ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि z स्क्वायर के साथ अगर 4 है तो इस 4 को मैं +1 में कन्वर्ट करूं, यानी z स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं +1 लेके आऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड बाय 4 स्क्वायर या डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर, सॉरी डिवाइडिंग बाय 4, पूरी इक्वेशन को मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय 4। तो फर्स्ट टर्म को 4 पे डिवाइड किया तो 4 और 4 कैंसिल, z स्क्वायर, सेकंड टर्म को 4 पे डिवाइड करूंगा ये 5/4z बन जाएगी, और थर्ड टर्म को 4 पे डिवाइड करूंगा ये 14/4, ये दोनों इवन नंबर हैं, 2 पे डिवाइड होंगे, 2 2 4 2 7 14, तो z स्क्वायर प्लस 5/4z इक्वल टू 7/2। अच्छा, z स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो गया। जो दूसरा काम हमने ये करना था वो कांस्टेंट को हमने राइट पे शिफ्ट करना था, तो कांस्टेंट ऑलरेडी राइट पे है, तो अब दूसरा काम हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। z स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो गया, कांस्टेंट ऑलरेडी राइट पे हो गया, अब हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब आप देखो कि आपने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, और आपके पास इनिशियली जो दो टर्म्स हैं उसमें एक a स्क्वायर है और एक प्लस 2ab है। आप देखें कि आपके पास न्यूमरेटर में इवन नंबर नहीं है, आपके पास न्यूमरेटर में इवन नंबर नहीं है, आपके पास न्यूमरेटर में ऑड नंबर है। आप क्या करें, आप सिंपल ये काम करें कि इस ऑड को इवन बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, z होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म z मल्टीप्लाई। अब देखें जो मैथ है वो ये कहता है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर उससे आप डिवाइड भी करेंगे, तो 5/4 ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। जब आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि वो बैलेंस हो जाए, या सिंपल यूं है कि 2 से मल्टीप्लाई तो आप 2 से डिवाइड भी करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो वो नीचे 4 के साथ मिल जाएगा, और 4 के साथ मिलके वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 ऊपर 5। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, जो डिवाइड किया वो 4 के साथ मिलके उसने उसको 8 बना दिया, न्यूमरेटर में 5 है, फर्स्ट टर्म z है, तो सेकंड टर्म आपकी बन गई 5/8। आप इसकी दोबारा मल्टीप्लिकेशन करें, कैंसिलेशन करें, ये फिर 5/4z देगा। तो बहुत आसान काम है कि आपके पास कांस्टेंट है ऑड, आप उसको इवन बनाने के लिए फॉर्मूले के मुताबिक 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और उस वैल्यू को जो पूरी वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड भी कर दें। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके फार्मूले वाला 2 बाहर आ जाएगा, a आपका जो है वो z है, और b आपका जो होगा वो जो भी कांस्टेंट या z का कोएफिशिएंट होगा उसको जब मजीद आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी 5/8, तो ये आपकी सेकंड टर्म बन जाएगी, और प्लस ये सेकंड टर्म b की जगह ले लेगी, तो प्लस b स्क्वायर 5/8 स्क्वायर, और राइट पे 7/2, और ये 5/8 होल स्क्वायर आप इक्वेशन के दोनों साइडों पे ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए।
क्योंकि कभी भी आप एक इक्वेशन की एक तरफ एक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करें तो आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप जो है वो दोनों तरफ एक वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं तो तब इक्वेशन बैलेंस होगी, अगर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो तब इक्वेशन बैलेंस होगी। तो लिहाजा 5/8 होल स्क्वायर आपने लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया और 7/2 के साथ भी आपने 5/8 होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब लेफ्ट पे मेरे पास टर्म्स बन जाएंगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी z प्लस 5/8 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। अब z प्लस 5/8 होल स्क्वायर इसी तरह लिखा रहने दें इक्वल ये 7/2 और 25/64। तो 2 और 64 का मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ। 2 और 64 का मैं एलसीएम लेता हूँ यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। अब मजीद जो सेकंड वैल्यू है वो तो मजीद सॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी 1 आ गया, और फर्स्ट वैल्यू जो है उस वक्त तक डिवाइड होती रहेगी जब तक लास्ट पे 1 ना आ जाए। तो 2 16 जार 32, फिर 2 8 जार, फिर 2 4 जार, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, तो लास्ट पे 1 आ गया। अब ये भी काम खत्म। अब एलसीएम आप कैसे लेंगे कि ये आपकी जो डिवाइजर्स हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इन तमाम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। तो ये 64 आपका 64 और 2 कैल्शियम 64 आ गया। फिर एक शॉर्टकट टिप है, वो ये है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है जैसे 2 और 64 है, तो आप देखें कि इन दोनों में से बड़ा नंबर जो है उसको क्या छोटी वैल्यू या छोटा नंबर डिवाइड करता है। तो 64 को 2 डिवाइड करता है 32 टाइम्स। अब बड़े और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर एलसीएम आ गया। क्यों कि बड़े और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर एलसीएम हमने इसलिए लिया है कि छोटा नंबर जो है वो बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है विद रिमाइंडर 0। तो जब बड़े और छोटे में से हमने एलसीएम लेना है तो छोटा नंबर अगर बड़े नंबर को डिवाइड कर जाता है तो फिर बड़ी वैल्यू जो ग्रेटर नंबर जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट वे है जिसके जरिए हम एलसीएम लिख सकते हैं। तो 64 और 2 का एलसीएम 64। 64 को जब 2 पे डिवाइड किया हमने यहाँ पे तो 32 आया। जो आंसर आया 32 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 इंटू 7 प्लस 64 डिवाइड बाई 64, 1 इंटू 25 25। अब 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जार 14, 1 कैरी 7 3 जार 21 एंड 1 22, ये 224 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा डिवाइड बाई 64। लेफ्ट पे आपके पास z प्लस 5/8 होल स्क्वायर चल रहा है, इसको एज इट इज लिखा रहने दें। इसके बाद z प्लस 5/8 होल स्क्वायर, राइट पे 224 में 25 ऐड करते हैं, 249 डिवाइड बाई 64। अब आपने चूंकि z की वैल्यू निकालनी है तो इसका ये स्क्वायर आपने खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे z प्लस 5/8 होल स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लें, राइट पे 249/64 का भी आप स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा z प्लस 5/8 और राइट पे 249 जो है उसके फैक्टर्स हैं 3 और 83। तो इसमें से 249 का कोई ऐसा कम्बिनेशन नहीं है जिसमें से कोई एक आध वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें। तो 249 जो है वो 3 और 83 का प्रोडक्ट है। 83 के कोई मजीद फैक्टर्स नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो लिहाजा 249 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। 249 पे स्क्वायर रूट को इसी तरह लिख लेंगे और 64 का स्क्वायर रूट जो है वो 8 आ जाएगा और साथ इसके प्लस माइनस साइन। तो लेफ्ट पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, z प्लस 5/8 इक्वल टू प्लस माइनस साइन 249 अंडर रूट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें। और 64 का स्क्वायर रूट जो था वो 8 था। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये प्लस 5/8 राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये प्लस 5/8 आप राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस 5/8 बनेगा, प्लस माइनस साइन बनेगा, 249 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 8। अगेन आप देख लो कि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स सेम है, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो कॉमन फैक्टर 1 टाइम आता है एलसीएम में। तो 8 और 8 का एलसीएम 8 होगा, कॉमन फैक्टर 1 टाइम। तो 8 और 8 का एलसीएम 8 डिवाइड बाई 8, 1 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाई 8, 1 इंटू 249 विद स्क्वायर रूट। तो इसको आपके पास ये z की वैल्यू है, इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इक्वल टू -5 प्लस माइनस 249 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 8 और ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें। z स्क्वायर इक्वल टू 5z माइनस 3। इसमें आप देखो कि z स्क्वायर का कॉन्स्टेंट पहले ही +1 है, कॉन्स्टेंट जो है वो पहले ही इक्वेशन के राइट पे है, तो सिर्फ एक टर्म आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी 5z जो कि इधर इसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट पे लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो z स्क्वायर माइनस 5z इक्वल टू -3। इसके बाद आप इसको इसकी जो फॉर्म है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है और मैंने फॉर्मूला जो है वो 2ab लेके आना है।
तो मैं इवन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट टर्म मेरी z है और 2 से मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो बैलेंस करने के लिए जो 2 है उसको 5 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी या b आ जाएगा मेरे पास 5 बाई 2। तो अगर आप इसको दोबारा मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये दोबारा 5z बन जाएगा। तो 2ab बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और कांस्टेंट को 5 को 2 पे डिवाइड भी किया और फर्स्ट टर्म मेरे पास z है, तो इस तरह सेकंड टर्म मेरे पास बन गई 5 बाई 2, यानी b मेरे पास बन गया 5 बाई 2 और प्लस b स्क्वायर यानी 5 बाई 2 का स्क्वायर। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये 5 बाई 2 का स्क्वायर मैं राइट साइड पे -3 के साथ भी ऐड कर दूंगा। इसके साथ जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आपके पास 2a और b, यानी b आपके पास फिलहाल अगर अननोन है तो उसको आप स्टेरिक कह दें, तो 2z और स्टेरिक इन तीन को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 5z आता है। अब स्टेरिक के साथ 2z मल्टीप्लाई उसको मैं 5z पे डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा और स्टेरिक या अननोन टर्म मेरे पास आ जाएगी 5 बाई 2। तो मैं इस मेथड से भी सेकंड टर्म फाइंड कर सकता हूं और डायरेक्ट इस मेथड से भी कि इसके मेरे पास 2 आना चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और कांस्टेंट को 2 पे डिवाइड भी कर दूंगा तो ये 5 बाई 2। तो चाहे इस मेथड से डायरेक्ट देख लें या स्टेरिक वाले मेथड से देख लें, जो आपको आसान लगता है आप उस मेथड से आप सेकंड टर्म या अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब लेफ्ट पे मेरे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर यानी z माइनस 5 बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल -3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब मेरे पास -3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 4 और 1 कैल्सियम 4 और 4 डिवाइड बाई 1 4 इंटू -3 -12 और प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 इंटू 25 और लेफ्ट पे वैल्यू उसी तरह z माइनस 5 बाई 2 होल स्क्वायर। अब z माइनस 5 बाई 2 होल स्क्वायर लेफ्ट पे इसी तरह, राइट पे 25 पॉजिटिव है, 12 के लेफ्ट पे नेगेटिव साइन है, तो 25 माइनस 12 करेंगे प्लस 13 नीचे 4। अब आपने z की वैल्यू निकालनी है तो आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, z माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 13 एक प्राइम नंबर है, 13 का स्क्वायर रूट एज इट इज लिख दें और 4 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर -5 बाई 2 को आप इक्वेशन के राइट पे ले जाएं, ये प्लस 5 बाई 2 और साथ प्लस माइनस और √13 बाई 2। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 और 2 का एलसीएम कॉमन फैक्टर में 2 ही रहेगा, तो 2 एलसीएम ले लें और उसके बाद आगे इसको आप 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू 5 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू √13 तो मेरे पास एलसीएम लेके z इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू 5 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू √13 तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ z प्लस 5 प्लस माइनस 13 अंडर रूट बाई 2 और ये आपके पास सेट सिंबल आ जाएगा और सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दी हुई हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। पहले आपके पास जो इक्वेशन दी हुई थी आपने उसको फैक्टराइजेशन का रूल के जरिए आपने सॉल्व की, क्योंकि आपको कहा गया था कि आप फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करें। दूसरे में आपको कहा गया था कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए करना है, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे वो चूंकि क्वाड्रेटिक का हिंट दे रहा है आपको कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मोस्ट लाइकली ये इक्वेशंस ऐसी होंगी कि जो मिड टर्म से शायद सॉल्व ना हो, और नॉर्मली जब क्वाड्रेटिक का जिक्र आ गया तो आप कोशिश करें कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए ही सॉल्व करें। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन जो मिड टर्म ब्रेक से हो जाए, लेकिन आप उसमें मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन की तरफ ना जाएं। आपने इस 3 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करना है। अब मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/3z² प्लस 2z माइनस 16 इक्वल टू 0। कुछ टीचर्स आपको इसी वैल्यू से सॉल्व करना शुरू करा देंगे, यानी इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कुछ टीचर्स इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 1/3 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू -16 उससे सॉल्व करवा देंगे, और वो फिर आगे आपके पास जब आप फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूले में उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम ना भी तो डिफिकल्टी एटलीस्ट ज़रूर आएगी कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अगर आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो बेहतर ये है, मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो फ्रैक्शंस रिमूव करके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें।
तो ये मेरे पास 1/3 z² है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरी इक्वेशन की जो 3 टर्म्स हैं उन तमाम टर्म्स को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए और मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आए फिर उसको मैं जब कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 3, पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से मैंने फर्स्ट टर्म 1/3z² को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करके 3 के साथ मैंने 2z सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लिख के 3 के साथ मैंने थर्ड टर्म 16 को मल्टीप्लाई किया। राइट साइड पे 3 × 0 करेंगे, ये 0 आ जाएगा। अब ये 3 और ये 3 वन टाइम कैंसिल और z² आ गया और 3 2 6z आ गया और -48 = 0। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं जब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ax² + bx + c = 0। और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 जो है, ये इसको जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास जो z² का कोएफिशिएंट है ये a की वैल्यू यानी 1 और जो z का कोएफिशिएंट 6 है ये b की वैल्यू यानी 6 और जो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास ये c की वैल्यू यानी c = -48। तो ये वैल्यूज मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a b c की ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को x = -b + -b² -4ac/√/2 ये आपने मैट्रिक में किया था 10th में। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला था और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके पास आया है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आया था। तो वो वीडियो जिसके जरिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो प्रूव किया गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इसको, वो वीडियो मैं इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा तो वो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो प्रूफ है वो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग अगर इसको ये चेक करना चाहें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो किस तरह बना है तो आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो प्रूफ है वो उस मेरे कमेंट में जाके आप पिन वीडियो के साथ जो है उसको ओपन करके वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता चल जाएगा कि इसको प्रूफ कैसे किया है तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि आप उसको आगे क्वाड्रेटिक में यूज़ कर सकते हैं। तो z = -b + -b² -4ac/√/2 ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और जैसा मैंने कहा कि इसका मैं प्रूफ जो है वो कमेंट्स में पिन कर दूंगा, ये वहां पे मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो z = -b की जगह 6 लिख लें +-b² यानी 6 का स्क्वायर -4 × a यानी 1 और × c यानी -48 विद स्क्वायर रूट = 2 × a की जगह 1। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे कि -6 + -6 का स्क्वायर 36 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192 और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर में 2 × 1 2। अब आप 192 में 36 ऐड कर दें। जब 192 में 36 ऐड करेंगे तो 6 × 2 8 9 × 3 12 1 कैरी 1 and 1 2 ये आ गया 228 स्क्वायर रूट नीचे 2 228 स्क्वायर रूट के आपके पास ये प्राइम फैक्टर्स हैं 2 1s 2 1s 2 4s फिर 2 5s 2 7s फिर 3 19s और 19 1s। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर वाला पोर्शन है वो यही है 2 2s 4 यानी 4 इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है और 19 3s 57 इसमें ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो 228 को आप ब्रेक करके 4 × 57 करके विद स्क्वायर रूट कर दें। इसमें से 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा और 57 स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। अब 2 और 6 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 और 6 में से आप 2 कॉमन ले लें, इधर आपके पास फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में बच जाएगी -3 और प्लस माइनस 57 रूट और 2 और जो कॉमन लिया हुआ 2 होगा वो डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म -6 थी उसमें से 2 कॉमन -2 मैंने कॉमन लिया तो -3 बच गई, प्लस माइनस अंडर के साथ 2 कॉमन 2 कोएफिशिएंट था या मल्टीपल था उसको मैंने कॉमन ले लिया 57 रूट बन गया डिवाइड बाय 2। ये जो कॉमन लिया हुआ 2 है ये डिनोमिनेटर के साथ वन टाइम कैंसिल कर दें, z आ गया -3 प्लस -57 रूट। अब ये मैंने जो फ्रैक्शन खत्म किया है उसकी वजह से ये मेरे लिए सोल्यूशन थोड़ा आसान हो गया है। अगर मैं फ्रैक्शन के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला में के अंदर वैल्यू पुट करता तो मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जानी थी। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं एक आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व करवाऊँ।
तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू -3 प्लस -57 स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। फिर पार्ट नंबर 2 देखें, जेड स्क्वायर -1/2 जेड प्लस 17 इक्वल टू 0। अगेन आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, आप दोबारा इस फ्रैक्शन को जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट करें, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें कैलकुलेशन में जो है वो डिफिकल्टी आती है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 2, आप पूरी इक्वेशन की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2z² -2 से इसको फर्स्ट सेकंड टर्म 1/2 z को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल, ये -z, और थर्ड टर्म 17 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 34 इक्वल टू 0। इसको जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, तो ax² का मतलब है कि a इक्वल टू 2 और b जो है वो z का कोएफिशिएंट यानी -1 और c जो है कांस्टेंट विच इज 34। तो अब z इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस -b² -4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a, और इसमें z इक्वल टू माइनस ऑफ b की जगह -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय c विच इज 34। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जार 8 8 4 जार 32 3 कैरी 8 3 जार 24 एंड 3 27। यानी आप कैलकुलेटर लेके अगर इसको सॉल्व कर लेंगे 4 2 जार 8 इंटू 34, तो 8 इंटू 34 कैलकुलेटर के जरिए आप सॉल्व करें तो वो 272 आता है। अब 272 के लेफ्ट पे माइनस है, 1 के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है, -272 प्लस 1 ये आ जाएगा -271 विद स्क्वायर रूट प्लस -1 डिनोमिनेटर में 4। अब 271 जो है उसके कोई फैक्टर्स नहीं है, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन 271 की नहीं है, लेकिन ये -1 जो है यहाँ पे ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 271 इंटू -1 स्क्वायर रूट। जब आप इसको 271 इंटू -1 स्क्वायर रूट लिखेंगे, 271 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा और -1 स्क्वायर रूट जो है उसकी जगह आ जाएगा आयोटा, तो -1 स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा और साथ 271 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से ये टर्म जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप जो है वो ले लेगी। तो z इक्वल टू 1 प्लस माइनस 271 अंडर रूट आयोटा, तो जो -1 था उसको मैंने सेपरेट करके -1 अंडर रूट को मैंने आयोटा कर दिया, 271 पे अंडर रूट लगा दिया डिवाइड बाय 4, और ये मेरे पास z की वैल्यू है और उसको मैं सोल्यूशन सेट या उसमें आप कह लें कि सेट सिंबल लगा के इसको मैं उसके अंदर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरा जो है वो पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। z² - 6z प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा यानी ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा, तो a आ जाएगा z² कोएफिशिएंट 1, b आ जाएगा z का कोएफिशिएंट -6 और c आ जाएगा कांस्टेंट 25। अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यू लिखता हूँ, z इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। z इक्वल टू माइनस ऑफ b की जगह ब्रैकेट में -6 लिखें, प्लस माइनस b की जगह -6 उसका स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय a की जगह 1, c की जगह 25। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, और नीचे a की जगह 1 है तो 2 1 2, सॉरी मैं ये जो है वो मिस कर गया, 2 1 2, ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस माइनस विद इवन पावर पॉजिटिव 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25 1 25 4 100। अब -100 प्लस 36 कैलकुलेटर से सॉल्व करें, कैलकुलेटर से टाइप करें -100 प्लस 36, वो आपको आंसर देगा -64। इस -64 को आप लिख सकते हैं 64 इंटू -1 अंडर रूट, 64 का अंडर रूट जो है वो अलग और -1 अंडर रूट की जगह आयोटा। अब 64 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 8 आ जाएगा, पहले ऊपर 6 है नीचे 2 है, ये एज इट इज चलता रहेगा। फिर 6 और 8 में से मैक्सिमम जो नंबर कॉमन है वो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले रहे 6 और 8 में से, तो 2 कॉमन लेने से 2 3 जार 6 प्लस माइनस 2 4 जार 8 साथ आयोटा डिवाइड बाय 2, ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के नंबर दोनों कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गए, z की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, और इसको आप जो है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो z आ गया 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, और उसके बाद सोल्यूशन सेट जो है वो मेरे पास है सेट सिंबल लगा के 3 और प्लस माइनस 4 आयोटा, इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर 3 कंक्लूड हो गया, पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। z² - 9z प्लस 11 इक्वल टू 0।
कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा जेड स्क्वायर कोफिशिएंट ए विच इज़ 1, जेड का कोफिशिएंट -9 विच इज़ बी और कॉन्स्टेंट 11 विच इज़ सी। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a, माइनस ऑफ बी की जगह -9 ब्रैकेट में लिखें, प्लस माइनस ब्रैकेट में -9 लिख के स्क्वायर ले लें, -4 मल्टीप्लाई बाय a की जगह 1, c की जगह 11 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 इंटू a की जगह 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस माइनस माइनस विद इवन पावर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 11 1 11 11 4 44 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। इसमें जब आप 81 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व कर लें, बेशक अगर मैनुअल आपको सॉल्व नहीं करना आता, 81 माइनस 44 कैलकुलेटर से करेंगे वो आपको 37 देगा। अब 37 एक प्राइम नंबर है, इसकी कोई ऐसी फैक्टराइजेशन नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट के से बाहर निकाली जा सके, तो z इक्वल टू 9 प्लस माइनस 37 अंडर बाई 2, ये मेरे पास z की जो है वो फाइनल वैल्यू है। इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो रह गया है, क्वेश्चन 4, उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 7 की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये चैनल मैंने एक नोबल कॉज के लिए शुरू किया था कि इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाऊं जिनके पास अच्छे टीचर से पढ़ने के वसाइल नहीं हैं, या उनके पास कोचिंग क्लासेस देने के वसाइल नहीं हैं, या अच्छे कॉलेज में पढ़ने के वसाइल नहीं हैं। तो वो बच्चे चलें इंटरनेट की फैसिलिटी अगर उनके पास अवेलेबल है, किसी हद तक के नेट पैकेज करा लेते हैं या वो कुछ, तो वो इस चैनल को यूज़ करें और इस मैथ के इन लेक्चर से फ़ायदा उठाएं। तो ये चैनल के जो व्यूज़ हैं वो बढ़ाने का या इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका ये है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, ताकि फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चे इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचने का या यूट्यूब के ज़रिए फैलने का एक ये तरीका भी है जो मैंने बताया कि शेयर करें। दूसरा मैंने बताया कि इस वीडियो को लाइक करें। तीसरा मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी आप उसको अप्रिशिएट कर दें, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, आप एक अच्छे मैनर से, एक महज़ब तरीके से आप क्रिटिसाइज़ कर दें। आप बता दें कि जी ये मेथड ठीक नहीं है, हमें फ़लाँ मेथड से कराया गया है या इस मेथड से कराया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्यूचर में उस वीडियो को मज़ीद बेहतर कर दूँ। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, मुझे इसका इतना ज़्यादा जो है वो कोई आप कह लें कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी इंटरेस्ट ये ज़रूर है कि तमाम मुस्तहिक बच्चों तक जो कि अच्छे कॉलेजेस में या अकेडमीज़ में नहीं पढ़ सकते, उन तक ये चैनल जो है उसकी वीडियोस ज़रूर पहुँचें ताकि वो बच्चे, डिज़र्विंग बच्चे जो हैं वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।